अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ओशन गेट नामी कंपनी की बनाई गई सबमरीन टाइटन के साथ क्या हुआ? ये बदकिस्मत हादसा कैसे पेश आया? ये वही बदकिस्मत हादसा है जिसमें सवार 5 लोगों में से 2 पाकिस्तानी, जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ थे, एक शहज़ादा दाऊद और दूसरा सुलेमान दाऊद, बाप-बेटा, दोनों इस जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गए और जिस अंदाज़ में ये हुआ, पूरी दुनिया को सोगवार, गमज़दा छोड़ गए। टाइटन के साथ असल में हुआ क्या? ओशन गेट नामी कंपनी ने क्या-क्या टॉल क्लेम्स किए हुए थे? कहाँ किसकी गफलत से यह हादसा पेश आया है? और समुद्र की तह के नीचे कि जहां ना तो टाइटन का मलबा मिल सका, ना टाइटन में जान की बाजी हार जाने वालों की बाकियात मिल सकी। ये सब कुछ आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सब हुआ है टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। वो लोग जो टाइटन में सवार थे, वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। यानी इससे लगता है कि वो बड़े एडवेंचर लवर होंगे, वो एडवेंचरस लोग होंगे, उन्हें मुहिम्मात पसंद होंगी और यही कुछ हमने सुना है उन लोगों के बारे में भी जब उनके मुतालिक बात हो रही है, ख़ास तौर पे शहज़ादा दाऊद की जो अहलिया है और सुलेमान दाऊद की वालिदा हैं। जब उनका इंटरव्यू सामने आया तो पता चला कि शहज़ादा दाऊद भी बड़े एक्साइटेड हो जाते थे बच्चों की तरह इस तरह की मुहिम्मात में और उनका जो बेटा था सुलेमान दाऊद, रूबी क्यूब अपने साथ लेकर जाना चाहता था और चाहता था कि वो समुद्र की गहराई के अंदर 12 सेकंड्स के अंदर रूबी क्यूब को जोड़कर एक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज करा सके और इसके लिए उसने साइन अप भी किया हुआ था। अच्छा, अब हुआ क्या है? इन दोनों ने उन 600 अफ़राद जिन्होंने ऑलरेडी टाइटन में सफ़र करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी, ये लोग भी उसमें शामिल थे और $2.5 लाख यानी पाकिस्तानी कोई 7-8 करोड़ रुपया बनता है, एक शख्स के टाइटन में सवार होने का और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। टाइटैनिक वो बदकिस्मत जहाज़ था, जिसके बारे में एक नॉवल में पहले ही लिखा जा चुका था और उस नॉवल के अंदर ये क्लेम किया गया था कि एक ऐसा जहाज़ कि ज़ाहिर है नॉवल के अंदर अफ़सानवी किरदार होते हैं। उसमें इशारा किया गया था एक ऐसे जहाज़ का कि जो कभी समुद्र में गर्क नहीं होगा और बहुत बड़ा दियोहैकल जहाज़ होगा और हमने 1912 में देखा कि टाइटैनिक जब बर्तानिया से अमेरिका के लिए निकलता है, तो किस तरह फ्लोरिडा के करीब 600 मीटर की गहराई में समुद्र में गर्क हो जाता है। कैसे उसके सामने जो एक आइलैंड आता है, उससे टकराता है बर्फानी तोदे से और उसके बाद उसमें सवार जो 2200 लोग होते हैं, उसमें से 1500 अफ़राद जान की बाजी हार जाते हैं और मेनली 600-700 लोग ऐसे होते हैं जो बच पाते हैं। उसके बाद टाइटैनिक के ऊपर मूवीज़ भी बनी और हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक के किरदार कौन से थे, टाइटैनिक के साथ ये हादसा किस तरह पेश आया और अब तो कई डेकेड्स गुज़र गई हैं इस मामले को। लेकिन अगर टाइटन के हादसे को भी टाइटैनिक के साथ लिंक किया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी टाइटैनिक जुड़ा हुआ था और बहुत सारे ऐसे कार्टूनिक मूवीज़ का अब ज़िक्र हो रहा है, उससे रिलेट किया जा रहा है कि कुछ कार्टून्स के अंदर अमेरिकन जो कार्टूनिक कैरेक्टर्स हैं, उनमें गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है एक बाप और एक बेटे को। वो दोनों इस तरह के एडवेंचर टूर के ऊपर जाना चाहते हैं और फिर इसकी तशबीह दी जा रही है शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद के साहबज़ादे से कि बिल्कुल उसी तरह जैसे बाप-बेटा गए होंगे, तो उसमें भी कार्टूनिक कैरेक्टर्स जो एक बाप और बेटा है, उसके मुकालमे को इससे तशबीह दी जा रही है कि ऐसे कार्टून्स पहले भी बन चुके हैं। ओशियन गेट नामी कंपनी की ये प्रोडक्ट टाइटन जो वो क्लेम कर रहे थे कि मुहिम्मात के अंदर इस तरह की सैरो-सयाहत के अंदर इस्तेमाल होगी, यानी टूरिस्ट को वो लेके जाएगी टाइटैनिक के रेकेज के पास, यानी 3800 फीट डाउन और वहाँ जाके वो लोगों को नज़ारा कराएँगे उस खंडर का, उस मलबे का जिसे टाइटैनिक कहते हैं। उस सिलसिले की एक कड़ी थी, पहला सफ़र था लेकिन शायद ओशियन गेट नामी कंपनी का सीईओ और उसका मालिक भी कॉन्फिडेंट नहीं था। वो उसमें सवार तो थे लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का एक इम्प्लोजन होगा और टाइटन बिल्कुल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी और उसमें मौजूद जो लोग हैं वो पलक झपकते ही इस जहान फ़ानी से कूच कर जाएँगे। 30 मिलीसेकंड्स का वक़्त बताया जा रहा है। वो एनिमेशंस जो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है 30 मिलीसेकंड्स के अंदर दिमाग को कोई भी चीज़ प्रोसेस करने, उसको महसूस करने के लिए 25 मिलीसेकंड्स दरकार होते हैं और 30 मिलीसेकंड्स यानी सोचने का भी वक़्त नहीं होगा कि जिसमें वो लोग इस जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गए होंगे। इतनी बुरे तरीके से ये हादसा हुआ है। अच्छा, अब ये हादसा पेश कैसे आया? ये जो टाइटन है, इसकी लंबाई 6.7 मीटर बताई गई और वज़न 10,432 किलोग्राम बताया गया। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही भारी चीज़ आके इसके साथ टकराई होगी या इस तरह का एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया होगा जिसमें इतना प्रेशर बना कि उसने 10,000 किलोग्राम 10,432 किलोग्राम वज़नी इस टाइटन जिसकी लंबाई 6.7 मीटर थी, उसको एकदम से पलक झपकने में एक्सप्लोड कर दिया। एक अंदाज़े के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो पेरिस का टावर है ना, उसी तरह का टावर नुमा वज़नी कोई चीज़ यानी तशबीह देके
उसको देखा जा सकता है कि इतनी वज़नी चीज़ उसके ऊपर कोई गिरी होगी कि वो इतनी तेज़ी से इम्प्लोड कर गई है। अब जो टाइटन बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके डिज़ाइन के अंदर कोई नकाइज़ थे? जब ये तरतीब दी जा रही थी, तो वो क्या डिज़ाइन फ़ॉल्ट्स हो सकते हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ? अगर हम टाइटन के डिज़ाइन को देखें, तो हम देख सकते हैं कि इसके दरमियान में जो बड़ा मेजर पार्ट है, वो एक सिलेंडर है और बताया ये जाता है कि सिलेंडर फाइबर का बना हुआ था और फाइबर से बने हुए इस हल के ऊपर कार्बन की कोटिंग की हुई थी। यानी फाइबर का ये एक सिलेंडर था, फाइबर ग्लास का, और फाइबर ग्लास के ऊपर कार्बन की कोटिंग हुई हुई थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि और इसके जो दोनों एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, ये दोनों टाइटेनियम के बने हुए हैं। टाइटेनियम के एक्सट्रीम पार्ट्स, दरमियान में फाइबर का सिलेंडर और फाइबर के सिलेंडर के ऊपर कार्बन की कोटिंग। यानी डिफरेंट मेटल्स यूज़ हुई हैं, जहाँ पे डिफरेंट मेटल्स होती हैं वहाँ पे कोरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जब वो कोरोड होते हैं, तो उतना ही स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि इसमें डिफरेंट मेटल्स को जोड़ा हुआ है। जब डिफरेंट मेटल्स आपस में जुड़ती हैं, कोरोड होती हैं, कोरोड होके वीक हो जाती है और उनके इम्प्लोजन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो कार्बन यूज़ किया है और कार्बन के ऊपर फाइबर इस्तेमाल किया है, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होती है। रादर देन जो स्टील की इलास्टिसिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं गीगा पास्कल्स के अंदर बताऊँ, तो ये जो कार्बन का सिलेंडर है और इसके ऊपर फाइबर है, इसकी जो इलास्टिसिटी बताई जा रही है, यानी इस टाइटन की, वो 72 गीगा पास्कल्स है, 72 गीगा पास्कल्स। जबकि इसके कंपैरिज़न में जो स्टील होती है, वो उसकी इलास्टिसिटी 190 गीगा पास्कल्स होती है। यानी वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा देर तक विथस्टैंड कर सकती है। तो पहला एलिमेंट जो इसके डिज़ाइन के अंदर फेलियर का है, वो ये है कि एक तो इसमें डिफरेंट मेटल्स को जोड़ा गया, जिसकी वजह से कोरोजन आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के ऊपर ग्लास फाइबर फाइबर ग्लास और कार्बन की कोटिंग हुई हुई है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, वो इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब वो नीचे आ रही होगी, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे ऊपर आते हुए अगर तो आपका स्ट्रक्चर इलास्टिक नहीं है, यानी वो जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो नीचे ऊपर आते हुए ज़ाहिर है उसके फटने के, उसके इम्प्लोड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रादर देन अगर इसमें स्टील का स्ट्रक्चर लगाया जाता, तो शायद इम्प्लोड होने के चांसेस कम किए जा सकते थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसका इस जिस जितने प्रेशर को ये विथस्टैंड कर सकती थी, वो कोई 6000 पीएसआई था। तकरीबन 6000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 6000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर विथस्टैंड कर सकती थी। तो इसका मतलब है कि 6000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आया होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके डिज़ाइन के अंदर, वो ये है कि इस कंपनी ने, जो ओशन गेट है, वो उसने कहा कि ये तकरीबन 4000 मीटर्स तक नीचे डेप्थ में जा सकती है, 4000 मीटर्स तक। जबकि टाइटैनिक का जो मलबा पड़ा हुआ था, वो तकरीबन 3800 मीटर्स की डेप्थ में पड़ा हुआ था। यानी आपने जो प्लस माइनस जिसको कहते हैं ना अनसर्टेनिटी लेवल, वो सिर्फ 2000 मीटर्स का था। यानी 3800 का वो कह रहे हैं और 200 मीटर्स का जो है उसके अंदर सिर्फ गैप है। यानी होना तो ये चाहिए था कि अगर टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर्स गहराई के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप इसकी विड्थ इतनी रखते, यानी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते कि कम से कम 10,000 मीटर्स का तो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी होती ना। यानी इसकी जो एक्सट्रीम लिमिट है 10,000 की ना भी होती, तो एटलीस्ट 4500 मीटर्स तक तो नीचे जा सकती ना। आपने सिर्फ ये कहा कि 200 मीटर्स मजीद उससे नीचे गहराई में जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बनाने वालों ने इसके डिज़ाइन के अंदर ही मैक्सिमम लिमिट ही उतनी रखी है कि जिस लिमिट तक टाइटैनिक मौजूद थी। और टाइटैनिक का जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, वो 3800 मीटर्स डाउन पड़ा हुआ था, जबकि इसके अंदर 4000 मीटर्स नीचे जाने से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये है कि वो इतनी ज़्यादा डेप्थ के ऊपर विथस्टैंड कर ही नहीं सकी। इसके मुकाबले में जो सबमर्सिबल्स या सबमरीन्स, इसको सबमर्सिबल तो कहा जा रहा है, लेकिन मैं तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको प्रेशर वेसल कहूँगा। ये सिर्फ प्रेशर वेसल थी और इस प्रेशर वेसल के अंदर छोटी सी जगह थी दरमियान में, जिसमें 5 लोग सवार हो सकते थे। अब वो 5 लोग सवार जो हो सकते थे, वो कौन-कौन थे, उनके नाम आपके सामने रखते हैं। एक तो शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। उसके अलावा ओशन गेट के 61 साला सीईओ और टाइटन के मालिक स्टॉकटन रश भी मौजूद थे। 58 साला बरतानवी ताजर हैश हार्डिंग और फ्रांसीसी बहरिया के साबिक गोताखोर 77 साला पॉल हेनरी भी इसके अंदर सवार थे और उसके साथ 2 पाकिस्तानी थे। बहुत सारी ऐसी सबमर्सिबल्स हैं, आबदोज़ें हैं, जो टाइटैनिक के मलबे तक लोगों को, टूरिस्ट को लेके जाती हैं। लेकिन वो टाइटन से बड़ी होती हैं। टाइटन की जो अनऑर्थोडॉक्स इसलिए थी, गैर रस्मी, गैर रिवायती इसलिए थी कि स्ट्रक्चर बहुत छोटा था, बहुत कम लोग इसमें समा सकते थे,
बहुत कम प्रेशर को विदस्टैंड कर सकती थी। एक छोटा-सा स्ट्रक्चर 6.7 मीटर्स का था जिसको ट्राई किया जा रहा था। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका पेटेंट भी हुआ हुआ था। यानी इसके मालिक ने, ओशन गेट नामी कंपनी के मालिक ने इसको पेटेंट कराया हुआ था। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्लासिफाइड नहीं थी। ये किसी भी कंपनी ने इसको क्लासिफाई नहीं किया हुआ था, सर्टिफाई नहीं किया हुआ था। एबीएस नामी कंपनी या स्टैंडर्ड कोड बताया जाता है कि जिसका सर्टिफाई करना सबमरीन को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो नीचे तक जा सके, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। लेकिन एबीएस नामी कंपनी से भी इसकी कोई क्लासिफिकेशन या सर्टिफिकेशन नहीं ली गई थी। अ, उसके अलावा इसी कंपनी में काम करने वाला एक शख्स जिसने डिज़ाइन के अंदर नकाइस को या अनोमलीज़ को जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा था और अपना एक वर्किंग पेपर जारी किया था, और उस पेपर के अंदर जो तमाम तर प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, वो आइडेंटिफाई किए हुए थे। जब वो कंसर्न लोगों तक पहुँचे, तो उन कंसर्न लोगों ने उस शख्स को जिसने वो डिज़ाइन फॉल्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, सिर्फ़ 10 मिनट दिए कि तुम अब 10 मिनट के अंदर तुम टर्मिनेटेड हो और अपना जो सामान है वो अपने डेस्क से उठा के यहाँ से चलते बनो। यानी उसको फ़ारिग कर दिया गया। अगर उस वक़्त उस शख्स के बताए गए इन फॉल्ट लाइन्स को कवर कर लिया जाता, अगर उनको फिक्स कर दिया जाता, तो आज इतना बड़ा हादसा रूनुमा ना होता। अब ज़ाहिर है असेसमेंट की जाएगी और असेसमेंट के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि टाइटन के अंदर और क्या-क्या फ़ॉल्ट्स थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे जैसे कोई हवाई जहाज़ जब नीचे गिरता है तो उसका ब्लैक बॉक्स ढूँढा जाता है और उसके बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है कि लोग जिस वक़्त हादसा पेश आया तो क्या कर रहे थे, क्या गुफ्तगू हो रही थी। यानी जहाज़ के पिट के अंदर जो है वो पायलट क्या गुफ्तगू कर रहा है, वहाँ का जो स्टाफ़ है वो क्या गुफ्तगू कर रहा था, कहाँ उससे गलती हुई होगी उस वक़्त में। तो इसी तरह से इसके टुकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा और टाइटन के टुकड़ों को लैब के अंदर भेजा जाएगा, उस टाइटेनियम को भी, उस कार्बन को भी, फाइबर ग्लास को भी, और जाके उनको असेस किया जाएगा और उसकी असेसमेंट से पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था। अब ये जो ओशन गेट नामी कंपनी है, इसने एक जहाज़ की बेसिकली मदद ली और जिस जहाज़ के ज़रिए से उन्होंने इसको पानी के अंदर उतारा। उस जहाज़ में से जब इसको उतारा गया, तो ज़ाहिर है समुंदर के नीचे तो कोई टावर्स मौजूद नहीं होते कि जिन टावर्स के साथ कनेक्ट करके आप सिग्नलिंग कर सकें और लोग देख सकें कि ये जहाज़ कहाँ तक पहुँचा है। बल्कि जो एलॉन मस्क की सैटेलाइट है, स्टारलिंक कंपनी, जो सैटेलाइट को ऑपरेट करती है, एलॉन मस्क की उस कंपनी की मदद ली गई, जिसके ज़रिए से जो नेविगेशन है इसकी वो की जा रही थी, और नेविगेशन बिल्कुल उसी तरह की जा रही थी जैसे प्ले स्टेशन का एक जॉयस्टिक होता है, हैंडल होता है, और उस हैंडल के ज़रिए से इसको ऑपरेट किया जा रहा होता है। वो बहरी जहाज़ जहाँ से इसको समुंदर के अंदर लॉन्च किया गया था, उस बहरी जहाज़ के ऊपर सुलेमान दाऊद की अहलिया, शहज़ादा दाऊद की अहलिया और सुलेमान दाऊद की वालिदा भी मौजूद थी, और उनकी 17 साला जो बहन है या शहज़ादा दाऊद की बेटी है, वो भी उन्हें वहाँ से सी ऑफ करने के लिए गए हुए थे। लेकिन उनको क्या अंदाज़ा था कि ये जिस सफ़र के लिए उनके अहले खाना जा रहे हैं, ये उनका सफ़र आखिरत साबित होगा और वो दोबारा उनको कभी देख नहीं सकेंगे। बताया जाता है कि 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, यानी तकरीबन 90 मिनट्स दिए गए थे कि जिसमें इन्होंने टाइटैनिक के मलबे तक पहुँचना था, लेकिन 1.5 घंटे बाद इनका राब्ता टाइटैनिक के साथ मुनक़ता हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस डेप्थ में वो पहुँचे, उस डेप्थ को टाइटन विथस्टैंड नहीं कर सकी। यानी टाइटैनिक तक 3800 मीटर्स की डेप्थ के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इस डेप्थ के अंदर जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि और बहुत सारी सबमर्सिबल्स हैं, सबमरीन्स हैं, जो टाइटैनिक के मलबे तक जाती हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स यूज़ नहीं होती, बल्कि भारी स्ट्रक्चर होता है, और उसकी जो डेप्थ की कैपेसिटी है वो तकरीबन 6000 मीटर्स तक होती है। यानी ये तो 4000 मीटर्स की कैपेसिटी बताई जा रही थी और 3800 मीटर्स तक भी विथस्टैंड नहीं कर सकी। जो स्ट्रक्चर वहाँ पहुँचता है वो तकरीबन 6000 मीटर्स की डेप्थ तक पहुँच सकता है। तो ये कुछ डिज़ाइन फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को ये बहुत जज़्बाती कर गया है, और जब हिस्ट्री देखने को मिल रही है शहज़ादा दाऊद की और सलमान दाऊद की, तो पता चल रहा है कि बड़े खुदादर्स लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। ज़ाहिर है जाने वालों की तारीफ़ें ही होती हैं, और फिर प्रिंस चार्ल्स की जो फाउंडेशन है, उसके अंदर ये बतौर ट्रस्टी भी अतियात देते थे, लोगों की मदद करते थे, और फिर बहुत बड़ी कंपनी एंग्रो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है, फर्टिलाइज़र कंपनी है, गाड़ियाँ बनाती है, एनर्जी के अंदर काम कर रही है, उसके वाइस चेयरमैन थे। इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे बिलियनर, मल्टी मिलियनर लोग थे। बहरकैफ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।